हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और अभी बहुत ही स्पेशल पर्व चल रहा है, हमारी नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि में हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे बुलाए हैं। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर गौरव जी। आप ऑलरेडी बहुत ही एजुकेटेड हैं, बीटेक और इनने एमबीए किया हुआ है और साथ में एस्ट्रोलॉजी फील्ड में इनका सालों का अध्ययन है। तो गौरव जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने बहुत बहुत चैनल पे। धन्यवाद शोभित जी। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आप बीटेक आईटी हैं और एमबीए हैं, तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि इसमें हम बाहर जाके कहीं जॉब करें, ये जी करें। फिर आपने इस फील्ड की तरफ आपका रुझान कैसे आया? जी, शोभित जी, क्या था कि जैसे कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो बचपन से मेरे जो नाना जी थे, वो भी एस्ट्रोलॉजी का जानकारी रखते थे, कुंडली विश्लेषण करते थे। तो बचपन से ही एक रुझान था मेरा एस्ट्रोलॉजी में। फिर जब बचपन से रुझान था और उस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था, तो हालांकि उसके बाद फिर जब मैंने अपनी पढ़ाई अध्ययन पूरा किया, उसके बाद मैंने जॉब भी किया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कभी मेरे से छूटी नहीं। फिर एस्ट्रोलॉजी में जब एक प्रकार से तपस्या है, फिर मैं करता रहा, फिर मैं शौकिया तौर पे करता रहा। फिर एस्ट्रोलॉजी में मैं जानना चाहता था कि इसमें कितना एक्यूरेट और कितना डीप तक हम जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं अपने जॉब के साथ फिर एस्ट्रोलॉजी के ही विषय में और जानकारी लेता रहा। फिर जब मैंने अपना पूरा अध्ययन, मतलब एस्ट्रोलॉजी के विषय में जब पूरी पढ़ाई कर ली, उसके लिए फिर मैंने और एडवांस सूक्ष्मता को जानने के लिए फिर मैं भारत के विभिन्न प्रदेशों में, मतलब जैसे साउथ में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का आपको पता होगा कि वहाँ के लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा हाँ, प्रेफर मैंने करते सुना है इसके बारे में। हैं। जी जी। जी। और पंजाब के क्षेत्र में आपने देखा होगा, पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिखी थी। तो वहां पे लाल किताब की बहुत मान्यता है। ओके। मतलब वहां के जो लोग हैं उनको लाल किताब के अनुसार वो एस्ट्रोलॉजी में अपनी रीडिंग करवाते हैं। तो अपने नॉर्थ ईस्ट में, आप मतलब नॉर्थ के क्षेत्र में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा महत्ता दी जाती है। तो वैदिक तो मेरे से बनती थी, लेकिन मैं और प्रिडिक्शन कितना सूक्ष्म हो सकता है, कितना एक्यूरेट हो सकता है, उसके लिए फिर मैंने नाड़ी ज्योतिष भी सीखा। मैं साउथ में रहा, वहां पे सीखा, फिर पंजाब गया तो वहां पे लाल किताब का अध्ययन किया कि लाल किताब से कितनी सटीकता से हम विश्लेषण कर सकते हैं। और फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे जब इसमें चलता गया, फिर एज अ प्रोफेशनल मैंने इसको पिछले 7-8 साल से चालू कर दिया। तो कुल मिला के मतलब आपने जो अध्ययन किया, मतलब अपने सब तरह से हर प्रदेश से अध्ययन करते हुए और अपनी, जी। मतलब आपकी रुचि थी, इंटरेस्ट था, इसलिए आप इसको करते चले गए। हाँ जी, मैं यही कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जिसका रुचि रहती है, एक प्रकार से एक तपस्या है। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर रुचि है आपकी, तो डेफिनेटली आप जो आप करते हो या जो आपके पहले से आप सीखते आ रहे हो उस पद्धति से करेंगे। लेकिन मेरे अंदर वो जुनून था कि मेरे को अलग तरीके से, मतलब जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, वैदिक में सब सीखना चाहता था कि जो भी मैं किसी को प्रिडिक्शन दूं या कोई भी फलादेश दूं, तो उसमें बिल्कुल सटीकता हो। कोशिश करता हूं मैं कि 90 to 100% जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं वो एक्यूरेट निकले। देखिए, इसमें मैं एक आपको बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ आपकी बात जी से। आपने अभी लाल किताब का जिक्र किया, तो जी जब मैं भी अपनी एजुकेशन की फील्ड में था, तो मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें। जी तो मैंने लाल किताब एक जगह से परचेज भी की थी जी और फिर हालांकि वो किसी को दे दी मैंने। जी लेकिन वो जो आप कह रहे हैं जुनून वाला फैक्टर, जी जो आप में जुनून था, वो चीज शायद उस समय मेरे में नहीं थी। मैं कंटिन्यू उसको नहीं कर पाया क्योंकि आपने अपने पैशन को फॉलो किया। हालांकि आज आपसे मिलकर मुझे फिर से इंटरेस्ट वापस से जागने लगा है। जी तो एक और प्रश्न, एक हर आम व्यक्ति के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, पर ये एस्ट्रोलॉजी में कितनी परसेंट एक्यूरेसी रहती है जी और इससे हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं या क्या क्या चीजों के बारे में जान सकते हैं जी। अपने जीवन में? देखिए, अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ज्योतिष विद्या 100% एक्यूरेट आपके जीवन में से जुड़ी किसी भी घटना को प्रिडिक्ट कर देता है। 100% से मेरा मतलब है 100%। ये 100% प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पे 10%, 5% की कमी आती है और कभी 15% की भी कमी आती है, वो जो ज्योतिषाचार होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके कैलकुलेशन में आती है। क्योंकि ज्योतिष को जैसे आप समझते हैं कि ये जो ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में अलग अलग जो ग्रह घूम रहे हैं, उनका मानव जीवन पे या हमारे पृथ्वी पे किस प्रकार का असर पड़ रहा है, उसी से हम गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ये ग्रह है इस पोजीशन में, इतनी कला या विकला पे है, इतनी डिग्री पे है, तो ये ऐसे परिणाम देगा। क्योंकि भूतकाल में ये 100 बार ऐसे परिणाम दे चुका है, तो 101 भी बार भी सेम परिणाम देगा। ये हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब कैलकुलेशन के साथ होता क्या है कि मानव शरीर है, कई बार व्यक्ति से गलती हो जाती, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, तो उन केसों में होता है कि 5-10% कभी
गलत प्रिडिक्शन किसी का हो जाता हो। नहीं तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में परिपूर्ण विद्या है और वेदों के एक तरह से साइंस है पूरा, इसका लॉजिकल लॉजिकल। जी जी जी। तो ये 100% प्रिडिक्ट हो सकता है, बट तब भी हम एक मार्जिन लेके चलते हैं, 95% तक प्रिडिक्शन इसमें बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। अच्छा, बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मुझे अभी नाम जैसे ध्यान आ रहा है, जैसे पितृदोष लोग कहते हैं, काल सर्प योग भी रहता है, तो ये सब से भी बचाव के उपाय आप बताते हैं और इस तरह से। देखिए शोभित जी, इसमें हमको पर्टिकुलर एक अलग अलग स्पेसिफिक समस्या को लेके चलना पड़ेगा। काल सर्प दोष की जहां तक हम बात करें तो काल सर्प दोष एक तरीके से भ्रामक प्रचार है और ये ज्योतिषाचार्य द्वारा ही फैलाया गया है, क्योंकि काल सर्प दोष जैसा 1950 के पहले की आप बुक्स में देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। काल सर्प दोष का मतलब जो उसको नाम दिया गया है वो ये है कि राहु और केतु आमने सामने होते हैं, उसके एक अक्ष पे अगर पूरे ग्रह आ जाते हैं तो इस स्थिति को कुंडली में काल सर्प दोष कहते हैं और इसकी फिर पूजा करवाई जाती है। लेकिन हम भारत की बहुत ऐसी महान हस्तियां हैं जिनको आप देखोगे कुंडली, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था। तो काल सर्प दोष जो मतलब एस्ट्रोलॉजी एडवांस एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, वो काल सर्प दोष की पूजा नहीं करवाते। कुंडली में अगर कोई विशेष परेशानी आ रही है उन ग्रहों की करवाते हैं। अब बात रही पितृदोष की, तो पितृदोष डेफिनेटली किसी के भी अगर जीवन में है तो उसमें असर डालता है। पितृदोष की पूजा करना, उसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पितृदोष क्या होता है कि सूर्य के साथ अगर राहु कहीं से सूर्य को पकड़ा है, कहीं से दृष्टि गोचर बन रहा है, संबंध बना रहा है, उसी भाव में बैठा है, तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि हाँ ये पितृदोष है। क्योंकि सूर्य जो आत्मा के कारक है, सूर्य देव जो आत्मा के कारक है, कुंडली में अगर उन्हीं को राहु को जिनको माना जाता है चांडाल, वो अगर खराब कर रहा है तो डेफिनेटली व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे गुरु चांडाल होता है, गुरु के साथ अगर राहु बैठे हैं तो उनका उपाय करना पड़ता है। बट काल सर्प दोष या साढ़े साथी का भी आपने सुना होगा। हाँ, साढ़े साथी। हाँ, ये बहुत मतलब ऐसे हॉट कॉमन टॉपिक्स है। हाँ, कि ये आप ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी में ये देखते होंगे कि साढ़े साथी का। अब कुंभ, मीन और धनु राशि में, इनमें मकर कुंभ और मीन में अभी साढ़े साथी का समय चल रहा है। उसका कारण क्या है कि शनिदेव जो है वो 11वीं राशि कुंभ के ऊपर अभी गोचर कर रहे हैं। अब जब तक वो कुंभ के ऊपर गोचर करेंगे, कुंभ में भी रहेगा, मकर में भी रहेगा और मीन राशि में भी साढ़े साथी का ये पीरियड चलेगा। अब इसमें होता क्या है कि लोग इसका उपाय करवाने लगते हैं या सोचते हैं कि साढ़े साथी, देखिए हर 19 साल में शनिदेव अपनी राशि मतलब एक पूरा चक्र, एक दशा अपनी पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में अगर सपोज उसका एक औसत उम्र अगर हम पकड़ें 80 साल, तो 2-3 बार उसके जीवन में साढ़े साथी आना है। तो इसमें किसी प्रकार का कुछ भी भ्रम की स्थिति मत उत्पन्न, मैं यही बोलूंगा मतलब समाज को, कि किसी प्रकार की कोई भ्रामक प्रचार में ना पड़े। और साढ़े साथी का हाँ थोड़ा असर होता है कि वो चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि में बैठे रहते हैं शनिदेव उस वक्त, उस पीरियड के लिए। तो डेफिनेटली मन में, चंद्रमा मन के कारक है, तो मन में व्यक्ति को थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा किसी कोई बड़ा उलटफेर हो जाए कुंडली में, व्यक्तिगत जीवन में कोई उलटफेर हो जाए, ये संभव नहीं है। देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है बात करते में आपसे कि मैं एक एजुकेटेड, बहुत ही वेल एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली मैं प्रश्न किसी से पूछता तो वो 4 पूजा बताता मुझे। जी। लेकिन आपने जो काल सर्प का बेसिक कंसेप्ट बताया कि भाई जरूरी नहीं कि सबके लिए दोषी हो, जो आपने साढ़े सती की बात करी, तो डेफिनेटली हम इस एंगल से नहीं सोचते। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई इसकी आप ये पूजा करिए, कीजिए, और जो भी जो उपाय करिए। अच्छा, एक टॉपिक आप जैसे ये बात करते करते एकदम से मेरे दिमाग में आया, पहले तो मुझे नहीं था कि ये पूछूंगा मैं आपसे, तो कि ये जैसे कई बार ये होता है कि एक तंत्र मंत्र शब्द भी कई बार उपयोग किया जाता है, तो कई लोग उससे भी परेशान रहते हैं और कई बार इस तरह की बातें भी कहते हैं। हो सकता है अंधविश्वास, हो सकता है सही में भी होता हो। पर आपके सामने कभी ऐसा कुछ मसला आया या आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें हैं वास्तव में? देखिए, तंत्र मंत्र की हम बात करें तो डेफिनेटली एग्जिट करता है और ये होता है। और मेरे मतलब पास्ट के अगर मैं अपने क्लाइंट की देखूं तो 6 से 7 बार मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, मतलब कुंडलियां आई हैं कि जिसमें व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र किया गया था या ऐसा कुछ था। तो उसका भी संबंध होता है राहु से। राहु केतु कुछ ऐसे ग्रह होते हैं। अच्छा, ग्रहों के हिसाब से डेफिनेटली अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु है, उसकी कुंडली में आयु है 100 साल की और उसकी दशाएं बहुत शुभ हैं, ग्रहों का गोचर शुभ है, उस पर कोई कितना भी तंत्र मंत्र कर ले असर नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको इतनी आयु, उतना अच्छा भविष्य लिख के दिया है, भाग्य लिख के दिया है। बट अगर किसी की कुंडली वीक है, उसका अष्टम भाव अगर सक्रिय हो रहा है, 8th हाउस जो ऑकल्ट का माना जाता है या अप्रत्याशित घटनाओं का माना जाता है, अगर वहां पे एक्टिव हो रहा है, ग्रहों का कुछ ऐसा गोचर बन रहा है, अशुभ दशाएं बन रही है, त्रिक भाव की अगर दशा बन रही है, सपोज अगर ऐसी स्थिति होती है तो हाँ तंत्र मंत्र का वहां पे
कई बार भ्रम भी होता है, कई बार अगर कोई उस पर करता है तो डेफिनेटली असर भी करता है। बट ज्यादातर जब भी राहु से अगर व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको बुरे सपने आना, भूत प्रेत दिखना, या वो ये सोचेगा कि मुझे भगवान दर्शन देते हैं। आपने कई लोगों से सुना होगा कि ईश्वर मेरे को दर्शन देते हैं, मुझे आत्माएं दिखती हैं, या मेरे अंदर एक सुपर नेचुरल पावर है। ये सब राहु के जीवन में पड़ने वाले जो प्रभाव है उसके कारण ही व्यक्ति ऐसा करता है। या फिर अगर ग्रहण दोष लगा है, चंद्रमा कहीं से राहु से पीड़ित हो रहा है, तो इन दैट केस ये चीजें होती हैं। मतलब बेसिकली जो ये सब चीजें, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। हाँ, मतलब डेफिनेटली कि ग्रहों की दशा के हिसाब से ये चीजें मतलब सामने आती हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी होता है, ये देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, मतलब ग्रहों की दशा क्यों है। अगर हम सनातन धर्म में हमने जन्म लिया, और हम सनातन धर्म का जो मान्यता है वो ये है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। पिछले जन्म में हमने जो भी अच्छा या बुरा किया, हमें अगले जन्म में उसका प्रारब्ध, मतलब जो पिछले जन्म का प्रारब्ध है उसको काटना है, मिलता है। तो आपने जो भी किया है, चाहे आप हो, मैं हो, या दुनिया का कोई भी है, और ईश्वर ने भी जब जन्म लिया तो हमें राम जी और कृष्ण जी की कथाओं से पता चलता है कि ईश्वर ने भी अपने प्रारब्ध में जो भी उनके कर्म थे उनको उनने भोगा। तो डेफिनेटली जो आपके कर्म है उसके अनुसार आपको ग्रह रिजल्ट देते हैं, और आपके जीवन में उस हिसाब से आपका भाग्य चलता है। अच्छा, इतने वर्षों से आप एस्ट्रोलॉजी में हैं जी, तो एक अपना हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक अच्छा आपका एक अनुभव और एक सबसे बुरा अनुभव ऐसा कुछ हुआ हो जो आपके, कभी आपने जब किसी का कुछ देखा हो या इस तरीके से, तो ये अच्छा और बुरा अनुभव। देखिए मैं आपको, हालांकि अच्छे अनुभव भी बहुत से हैं और बुरे अनुभव भी। ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर के पास ज्यादातर मैंने देखा है कि वो व्यक्ति आते हैं जिनको जीवन में किसी न प्रकार की समस्या हो। और डेफिनेटली अगर हम देखें ना, मानव जीवन में हर ही व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्या है। मेरे लिए बुरा अनुभव वो होता है कि जहाँ कोई माता पिता अपनी संतान की अगर कुंडली दिखाने आए, वहां पे हेल्थ इश्यू हो, या उस इस प्रकार की शादी नहीं हो रही है उनकी लड़की, अगर वो 40 साल की हो गई, तो ये जो होता है ना, बात करने में शोभित जी हमको लगता है कि हमको भी दुख होता है। मानव है, मानवता है, इसलिए हमको भी अंदर से मतलब सही बात कि वो। बट कई बार क्या होता है, कुंडली में ग्रहों की इस प्रकार की जो स्थिति संबंध बनता है कि उसमें व्यक्ति का अगर उसको स्वास्थ्य खराब है तो हाँ, हम उसको अगर उसके आगे अगर दशा बदलती है, कुछ उपाय दिख रहा है, तो डेफिनेटली हम रेमेडीज करवा सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि नहीं हो सकता है, तो वहां पे फिर हमको भी भाग्य के आगे अपने हाथ खड़े करने पड़ते हैं। मैं आपको 2 अपने ऐसे केसेस बताऊंगा। लगभग 2020 की बात है, कोविड का टाइम था। पंजाब से मेरे पास एक कॉल आया था, वो एक रेफरेंस के माध्यम से आया था। वहां पे क्या था कि एक महिला थी, उनकी नई नई शादी हुई थी और उनका एक्सीडेंट हो गया, वो एडमिट थी। तो उनके सास ससुर ने मुझसे कांटेक्ट किया और उनको कहीं से मेरा रेफरेंस मिला था। तो उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कि ये एडमिट है, ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि नई नई शादी हुई है। तो वो बड़े उस पीड़ित अवस्था में, बहुत पीड़ा में थे, उनने बोला ये वो। तो मैं कभी भी जो आयु खंड वाले क्वेश्चन रहते हैं, किसकी कितनी आयु है, मैं इसका जवाब नहीं, इसका आंसर नहीं देता। या फिर अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसका लड़का होगा कि लड़की होगा, हम इस प्रकार के प्रश्न का आंसर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में कुछ नियम उस तरह से जी कुछ नियम है। तो इसलिए जब उनका कॉल आया तो पहले तो मैंने उनको मना किया, बट फिर जिससे रेफरेंस उन्होंने लिया था उनका मेरे पास कॉल आया और पूरी स्थिति मुझे बताई। तो उस वक्त वो रात को जब मैं कुंडली देख रहा था तो मेरे को कुंडली देखने में खुद भी एक संशय की भावना थी कि क्या होता है कुंडली में देखने में। फिर जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मुझे दिखा कि हाँ, उनकी आयु अभी बहुत लंबी बची है। अभी दशा बुरी चल रही है, गोचर है, बट उनकी आयु लंबी है। फिर उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि मैं एडवांस एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैंने दूसरे तरीके से भी उनका वेरिफिकेशन किया कि नाड़ी के तरफ से भी किया, नाड़ी शास्त्र से। वहां से भी मुझे देखा कि इनकी आयु पूरी है। फिर लाल किताब के भी कुछ है, वहां से भी मैंने जब पूर्ण रूप से मेरे को वेरीफाई हो गया कि हाँ, मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट हूँ और मुझे पता है कि मैं सही प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि देखिए आप करिए इनका इलाज, और डेफिनेटली ये अगले महीने तक, 40 दिन का समय था जब दशा बदल रही थी, तो अभी थोड़ी बहुत समस्या तो होगी और 40 दिन बाद ये इस हालत में हो जाएंगी, खड़े होकर घूमने फिरने लगेंगी। हालांकि बहुत सीरियस केस था, बट फिर 40 दिन बाद वैसा ही हुआ। लगभग 40 दिन नहीं, 42-45 दिन बाद जो वो गोचर का समय, लगभग वैसे। आज भी वो बिल्कुल सुरक्षित है, खुश है, और आज भी वो मेरे 4 साल से जुड़े हुए हैं। तो एक ये केस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि वो रात को जब मैंने 2-3 घंटे तक वो कुंडली देखता रहा, वो सही बात है। अगर हम किसी की आयु या उस पर कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हमारा एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, बहुत जितना भी एक्यूरेट के क्लोज पहुंच पाए हम, क्योंकि नहीं तो क्योंकि उससे पूरी परिवार की एक परिस्थिति और पूरी मानसिक स्थिति टिकी हुई है। जी। इसलिए तो बड़ा सही में एक अनुभव, इसमें अच्छे बुरे दोनों अनुभव होते हैं, हर प्रकार का होता है। अच्छा गौरव जी, एक मानिए आपकी जैसा कोई यंगस्टर
जी और वो भी अगर एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आना चाहे, जी या मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट फिर से जाग जाए, मैं जी जी एस्ट्रोलॉजी जी की फील्ड में आना चाहूँ, तो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक अच्छा अध्ययन करके इस पे पहुंच सकते हैं? क्या तरीका होना जी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली आपको अध्ययन करना तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें मैं एक कुछ सजेशन मतलब जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। एक तो आपको आपकी हिंदी और संस्कृत भाषा में अच्छी पकड़ होना चाहिए, अच्छा। क्योंकि आपको ज्यादातर जो पुराने नोट्स मिलेंगे, जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र है या भृगुनंदी नाड़ी जो है, उनकी जो बुक्स हैं, ये जितनी भी हैं, ज्यादातर संस्कृत में श्लोकों में लिखी गई हैं। तो अगर आप कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल से करते हो तो वहां पे कुछ गुंजाइश है कि किसी प्रकार से कुछ गड़बड़ हो जाए। पहली बार आपकी भाषा में पकड़ होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो खुद का जन्म पत्रिका है, मतलब अगर जो एस्ट्रोलॉजी करना चाहता है उसकी जन्म पत्रिका में योग होना चाहिए कि वो एस्ट्रोलॉजर बन पाए। अच्छा, मतलब हर कोई नहीं बन सकता, उसमें योग चाहिए। जी जी, बिल्कुल जरूरी है योग, क्योंकि अगर उसके भाग्य में है कि वो ज्योतिषाचार बन के दूसरों के भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट करे तो डेफिनेटली फिर वो बन सकता है, और बहुत जल्दी सीखते हैं लोग। तो मतलब मुझे अगर करना तो पहले मुझे आपको एक बार योग चेक करवाना पड़ेगा। हाँ, एक बार सहूलियत के लिए बहुत सही रहेगा। अच्छा, एक और चीजें रहती हैं, कई लोग हाथों में जेम्स पहनते हैं, बहुत से पहनते हैं, उन्हें कई बार एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप पहनिए। तो क्या जेम्स पहनने से समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है, या मतलब काफी हद तक सॉल्व हो जाती है? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बताता हूं कि एस्ट्रोलॉजी में आप 100% प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में आपको आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये आपका कर्मों का है, और डेफिनेटली जो जो चीजें हमें दिखती कुंडली में वैसा ही होता है। रही बात जहां तक जेमस्टोन की, तो जेमस्टोन को माना जाता है कि भाग्य बदलने के लिए, या रत्न जो पहनते हैं कि भाग्य को बदल देगा एकदम से। तो देखिए, बिल्कुल भ्रामक बातें हैं, और एक प्रकार से ये व्यापार में एक तरीके से ये इसको फैलाया गया है कि जिस मतलब लोग जेमस्टोन लेंगे 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, और वो पहनेंगे तो उससे उनको फायदा होगा। देखिए, जेमस्टोन 100 रुपए को 110 पे पहुंचा सकता है। ये अगर वो जेमस्टोन आपको सूट ना करे, आपने किसी बुरे ग्रह की, त्रिक भाव में बैठे स्वामी की आपने जेमस्टोन पहन लिया, अगर आपको बुरा असर करेगा तो 100 से 90 लाएगा, या तो 110 पे ले आएगा, 90 लाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 125 पे ला सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि 100 रुपए को 1000 रुपए पे कर दे, मतलब 100 को 1000 पे नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि कई लोग दावा करते हैं कि ऐसा हो जाए कि आप जेमस्टोन, आपने मोती पहन लिया, मूंगा पहन लिया, माणिक के पहन लिया, पुखराज, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप बहुत तरक्की। तो डेफिनेटली ये चीजें बिल्कुल भ्रामक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जेमस्टोन थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करते हैं कि अगर आपकी गुरु की दशा बहुत अच्छी चल रही है, गुरु को अगर आपने बृहस्पति का जेमस्टोन पहन लिया तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा, आपका माइंड थोड़ा और वो होगा, फोकस होगा, बृहस्पति से मिलने वाले कुछ शुभ प्रभाव है उनमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आ जाएगी। बट अब अगेन आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में वो चीज होना चाहिए, तभी आपको उसका असर मिलेगा। गौरव जी, इतनी अच्छी चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, और कई एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो भ्रमकता थी मेरे दिमाग में भी थी, जी जी, वो आपसे बात करके क्लियर हुई। अब हमारे बहुत से व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो उनके लिए अगर कोई ऐसा समाज के लिए, व्यूअर्स के लिए, समाज के लिए कोई संदेश हो जो एज एन एस्ट्रोलॉजर आप देना चाहते हो, तो बिल्कुल साझा करें। जी, देखिए, मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने जेमस्टोन के विषय में बोला कि जेमस्टोन काम करते हैं, कम काम करते हैं, बट हाँ, काम तो करते हैं। लेकिन मैं आपको शोभित जी बताना चाहूंगा, जो रेमेडीज होती हैं, जो उपाय होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, महामृत्युंजय मंत्र का, दुर्गा सप्तशती होता है, अलग अलग देवताओं की, अलग अलग ग्रहों की जो पूजा होती है, उतारा होता है, अलग अलग प्रकार की जो रेमेडीज होती हैं, वो डेफिनेटली वर्क करती हैं। और जैसे तुलसीदास जी ने खुद कहा है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मैट सके त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी जी जो भोलेनाथ जी हैं, उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो किसी भी आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं भी लिखा है उसको भी लिख सकते हैं, आपके भाग्य में कुछ बुरा लिखा है तो उसको भी बदल सकते हैं। तो डेफिनेटली ईश्वर की अगर आप भक्ति करते हैं, कर्म कांड करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो जीवन में चीजें बदल सकती हैं। लेकिन अगेन वो चीज आपकी कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए, तो आपको होगा। और जहां तक बात रही कि मैं अपने जो दर्शकों से अगर कुछ सलाह देना चाहूंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि आज के समय में एस्ट्रोलॉजी में आप ज्यादातर देख रहे होंगे ऑनलाइन वगैरह भी, कि लोग एक जनरलाइज कर रहे हैं रेमेडी को, कि आप शनि, पीपल के पेड़ के नीचे आप तिल का दिया जला दो, या आप ये उतारा कर दो, नारियल को पानी में प्रवाहित कर दो, जो जनरल रेमेडीज जो बता रहे हैं। देखिए, रेमेडीज ऐसे, उपाय ऐसे नहीं होते हैं, हर उपाय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। अगर आपकी मार्केश की दशा है, कि लग्नेश की दशा है, कि अष्टमेश की दशा है, और आपने किसी प्रकार से कोई गलत उपाय कर लिया, वो जिसमें आपने जहां से ऑनलाइन उपाय देख के किया है,
वो व्यक्ति आपको बचाने नहीं आएगा। आपने उपाय गलत किया है तो हो सकता है उसके कुछ बुरे परिणाम आपको भोगने पड़े। तो डेफिनेटली मैं यही बस कहना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार का आंख बंद करके उपाय मत करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई उपाय करना ही है, तो आप शिव जी की, विष्णु जी की, अभी नवरात्रि चल रही है, देवी उपासना कर सकते हैं, राम जी हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण जी की। लेकिन किसी ग्रहों की कोई उतारा किसी प्रकार से यहाँ पे ये चढ़ाना है वहां पे, ये सब चीजें ना करें। और किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात सुन के कि जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, या जिस आपके साथ कुछ गलत हो गया तो वो व्यक्ति को आप नहीं मिल सकते हैं या वो सही नहीं कर सकता, तो ये चीजों में ना पड़े तो वो बहुत बेहतर होगा। मतलब कुल मिला के मतलब आपका जो सार मैं संदेश निकाल पा रहा हूँ कि जो भी उपाय है वो जनरलाइज नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसका अलग उपाय होता है। तो ये जरूर एक और जानकार व्यक्ति से ही आप जान करके ये करें। जी। और दोस्तों, अगर इसी प्रकार की आपको और भी जानकारी लगना चाहते हैं आप, और आप अगर गौरव जी से संपर्क करना चाहते हैं, तो मैं इनका मोबाइल नंबर और साथ में इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये समाज के लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह से आप पूजन करें, किस तरह से करें, और एस्ट्रोलॉजी का बहुत सी बातें उसमें है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने का। बहुत धन्यवाद। और अभी आने वाले समय में मैं अभी से आपको पहले से बता देता हूं कि हम आपको और भी अपने चैनल पे इनवाइट करेंगे, क्योंकि अभी हमें आपसे बहुत कुछ जानना है, बहुत सी चीजें जो भ्रांति हैं उसके बारे में समाज को जागरूक करना है। नहीं, मुझे आपका ये कदम बहुत अच्छा लगा, और मैं हमेशा मतलब आपके भी वीडियोस देखता हूँ, और मुझे ये वीडियो में जो कंटेंट आप डालते हैं कि जो हमारे संस्कार धानी की जो आप इसमें आपने एक पहल करी है कि ज्योतिष में जो भ्रामकताएं फैली हैं उससे समाज को कैसे बचाएं, तो ये डेफिनेटली बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप, और आपने बहुत ही अच्छा ये कदम उठाया है, और मैं इसमें अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।